तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है सर जो फंड मैनेजर को मिल रही है, क्या सर फंड मैनेजर्स आज के टाइम में फ्लेक्सी कैप फंड्स में उतने फ्लेक्सिबल हैं एक्चुअल में? और कुछ है ना एक्चुअली नहीं कर पाते। ये इंडस्ट्री में थोड़े बहुत इसमें खामियां है। तो मतलब अब ऐसे में सर निवेशक क्या करे? फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ठीक है, फंड मैनेजर ने पहले कैसे परफॉर्म किया है चढ़ते हुए मार्केट में, उतरते हुए मार्केट में। जो भी फंड मैनेजर है, क्या मैंने उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा, ठीक है, मुझे ट्रस्ट हुआ अपना निवेश करने के लिए, अपना एसआईपी इस पर्टिकुलर फंड में शुरू करने के लिए, बिकॉज फंड मैनेजर इज गुड। मैंने अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दी। अब फंड मैनेजर तो कर तो नौकरी रहा है ना फंड हाउस में, अगर वो कल को अपना फंड हाउस स्विच कर लेते हैं। एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है पैसा, बट जो फंड हाउस है उसकी जो फिलॉसफी है ना वो सेम रहती है। मल्टी कैप बेटर रहेगा। रीजन इज बिकॉज उसके अंदर डिफॉल्ट एक्सपोजर मिड एंड स्मॉल कैप का आ जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम दिव्या चतुर्वेदी और आप अमर उजाला दी बोनस पर देख रहे हैं हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पॉडकास्ट। बहुत टाइम से आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, इन पॉडकास्ट तो सुनते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करना रह जाता है कभी कभी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारे म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं बात कर रही हूँ फ्लेक्सी कैप फंड्स की। फ्लेक्सी कैप फंड्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन फंड्स में होती है। जब आप इनमें पैसा लगाते हैं तो आप इस सोच से लगाते हैं कि आपका जो भी निवेश है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में भी जा रहा होगा, मिड कैप स्टॉक्स में भी जा रहा होगा, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी जा रहा होगा। और अगर मैं बात करूं एमफी के डेटा की, हर महीने जब हम एमफी का डेटा देखते हैं कि कितना पैसा, कितना निवेश म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में आया है, उसमें हमेशा विन विन सिचुएशन फ्लेक्सी कैप फंड्स को ही मिलती है। यानी कि फ्लेक्सी कैप फंड हमेशा जो वो चार्ट है उसको टॉप करते हैं जब बात आती है निवेशकों के भरोसे की। लेकिन आज इसको थोड़ा खंगालेंगे कि क्या वाकई में फ्लेक्सी कैप फंड्स इतने ट्रस्टवर्दी हैं? क्या आप जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से फंड मैनेजर आपका पैसा आगे मार्केट में निवेश कर रहा है फ्लेक्सी कैप फंड्स में? तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और इसके लिए आज पॉडकास्ट में मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विशाल गोयनका सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वेल्थ ट्री। सर सबसे पहले तो आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ को मैं डिस्कस करना चाहूंगी। कहाँ से सर ये जर्नी शुरू हुई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की? कितने साल हो गए सबसे पहले तो? दिव्या, मुझे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में 9 साल हो गए। 2017 में मैंने चालू किया था और अबाउट डेकेड हो जाएगी 1 साल के अंदर। ओके सर, 1 डेकेड मतलब जब आपने 10 साल पहले, मोटा मोटी हम लगा लें, 10 साल पहले जब आपने शुरू किया, इतना अवेयरनेस म्यूचुअल फंड्स को लेकर थी? मार्केट को लेकर तो बहुत अवेयरनेस है बहुत पहले से, लेकिन म्यूचुअल फंड भी कुछ है, मार्केट से कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है, थी या फिर लोगों को बड़ी मेहनत लगती थी समझाने में? मेहनत तो लगती थी समझाने में। उस वक्त लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जीतना थोड़ा मुश्किल होता था। और बाद में जो कोविड वाले दिन आए उसमें इसकी अवेयरनेस और लोगों को समझने आ गया। घर बैठे बैठे यही काम बचा था उनके पास में, तो निवेश करते थे। तो कोविड के बाद में इसकी मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ गई। ठीक है, मतलब कोविड के बाद आपके पास फिर इन्वेस्टर का भी और ज्यादा बूस्ट आया होगा। मतलब अभी आपके पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1300 प्लस क्लाइंट्स आपके पास है, बराबर 500-550 करोड़ से ऊपर का AUM अभी आप देख रहे हो, है ना? तो कैसे, मतलब किस तरीके के क्लाइंट से आप गो थ्रू होते हो जब कोई आता है पहली बार निवेशक के, हाँ मेरे को इन्वेस्ट करना है? किस तरीके के क्लाइंट्स देखने में मिलते हैं? कहाँ आप सर पकड़ लेते हो कि अरे बाप रे, इसको तो मेरे को कितना समझाना पड़ेगा? क्लाइंट्स, कुछ क्लाइंट्स होते हैं विच आर ऑलरेडी अवेयर, हु आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। कैसे लोगों से सामना होता है? इसमें दिव्या कैसे होता है, सब मिक्स आते हैं, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है और जिसको सब कुछ मालूम है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो काम रहता है, इसमें जिसको कुछ नहीं मालूम है ना, वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम रहता है। उसका कारण ये रहता है वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आ रहा है। वो हमको पैसा दे रहा है कि आप मैनेज करो, और उनके जो फाइनेंशियल गोल है, जो उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उसको हम पूरे मॉनिटर करके उसको इन्वेस्ट करें। तो और जिसको जो नॉलेज है, क्या रिस्क है, क्या रिटर्न आने वाला है, तो उसके हिसाब से तो मतलब उसको चीज़ की समझ है। पर जिसको रिस्क नहीं मालूम है उसको समझाना पड़ता है, फिर हमको उसका इन्वेस्ट करना पड़ता है, और प्लस उसको जो मार्केट के उतार चढ़ाव है उसको भी मैनेज करना पड़ता है, उसको को कैसे बिहेव करेगा। अब निवेशक 2 टाइम पे आता है। एक तो जब मार्केट तेजी में है, ठीक है, और एक मार्केट मंदी में है। तो जब तेजी में जब निवेशक आता है तो उसको संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है जब मार्केट मंदी में आता है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो पिछला रिटर्न देख के आ रहा है। और जब मंदी में आ रहा है
वो देख ही रहा है कि नेगेटिव रिटर्न है फिर भी आ रहा है। हाँ हाँ तो दो कैटेगरी के इन्वेस्टर है, तो उतार चढ़ाव के हिसाब से हम उसको मैनेज करते हैं। और जो ये वाले इन्वेस्टर हैं जो नेगेटिव मार्केट होने के बावजूद भी मार्केट में आते हैं, एंट्री लेते हैं स्पेशली, वो उनका कैसा नेचर होता है? मतलब अगर मैं देखूं, आपने तो बहुत सारे फेजेस मार्केट के देखे होंगे, चाहे बेयर मार्केट हो गया, बुल मार्केट हो गया, कोविड का क्रैश, हाँ। वो तो सबसे मुझे लगता है वर्स्ट सिचुएशन रही होगी। ऐसे टाइम में क्या तब भी आपको नए निवेशक मिलते थे जो पैसा डालना चाहते हैं मार्केट में? देखो इसमें ना क्या होता है, आपके जो फाइनेंशियल गोल रहते हैं आपको वो हमेशा ध्यान में रखने पड़ते हैं। और मार्केट का उतार चढ़ाव तो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब ये कोविड चला गया तो कभी नीचे आएगा नहीं, आने वाले साल में कभी न कभी नीचे और आएगा। बट आप अपने जो फाइनेंशियल गोल है उसको हमेशा ध्यान में रखना और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना, और मार्केट के उतार चढ़ाव को छोड़ देना और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना, दैट वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। Yeah. सर क्योंकि मैंने जब पॉडकास्ट ओपन किया तो मैंने फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में जो है बात करी, और आज हमारी चर्चा भी उसी पर होने वाली है। हाँ। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप एक बार एक नॉर्मल जनरल डेफिनेशन जो फ्लेक्सी कैप फंड्स की होती है हमारे दर्शकों को बता दें कि लार्ज कैप से, प्योर लार्ज कैप से या मिड कैप या स्मॉल कैप से कैसे अलग होते हैं और क्यों इतना फेवरेट है मतलब निवेशकों के? देखिए क्या होता है, बाय डेफिनेशन नाम से आप जाओगे तो उसका नाम दिया हुआ है फ्लेक्सी कैप, ठीक है। इसमें फंड मैनेजर को फ्रीडम मिलती है, आप मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में फ्लेक्सिबिलिटी से डालो। मार्केट के जो कंडीशन है, किसको फेवर ज़्यादा कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उधर शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। और बाकी जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, अगर नाम से जाओ तो नाम से बताते हैं क्या लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर होना चाहिए, मिड कैप में उसका ज़्यादा और स्मॉल कैप में वैसे ज़्यादा। बट क्या होता है, हमेशा जो मार्केट की साइकिल रहती है वो एक तरफ नहीं चलती है, कभी लार्ज कैप चलता है, कभी मिड कैप चलता है, कभी स्मॉल कैप चलता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फंड मैनेजर को मिलती है फ्लेक्सी कैप में। वो अपना मार्केट साइकिल के हिसाब से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में ज़्यादा ओवरवेट या कम ओवरवेट हो सकता है। मतलब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, परसेंटेज का कोई भी एक वो नहीं है कि एक तय परसेंटेज है कि इतना ही स्मॉल कैप में ले पाओगे, इतना ही मिड कैप में ले पाओगे, जितना भी वो अपने हिसाब से कर सकते जितना भी है अपने हिसाब से कर सकता है, ऐसे कोई परसेंटेज तय नहीं है। हाँ। क्या लार्ज कैप में इतना होना चाहिए, मिड कैप में या स्मॉल कैप में इतना होना चाहिए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है सर जो फंड मैनेजर को मिल रही है और जिसके बेसिस पर एक आम निवेशक इन्वेस्ट भी करता है कि हाँ भाई फ्लेक्सिबिलिटी है, फंड मैनेजर पे तो 100% ट्रस्ट कर रहा है बराबर। कि मेरा पैसा जो है, मेरा जो भी निवेश है अपने हिसाब से फंड मैनेजर एलोकेट कर लेगा। बराबर। क्या सर फंड मैनेजर्स आज के टाइम में फ्लेक्सी कैप फंड्स में उतने फ्लेक्सिबल हैं एक्चुअल में, या फिर वो बहुत ही एडमेंट है कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टॉक पिक करने हैं, और जितना एक्टिवली हम सोचते हैं कि मैनेजमेंट हो रही होगी, हाँ। नहीं हो रही होती? तो ना दिव्या, इसमें क्या होता है, कुछ फंड मैनेजर इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिनेरियो, और कुछ है ना एक्चुअली नहीं कर पाते। ये इंडस्ट्री में थोड़े बहुत इसमें खामियां है। उसमें ना वो कुछ फंड वाले ओवरवेट हो जाते लार्ज कैप में और उसको चेंज नहीं करते, ठीक है। इसके उनके खुद के व्यू है और उनके खुद के कंस्ट्रेन है। कितने बार क्या हो जाता है, उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है और साइज बड़े होने के कारण उनको वो क्षमता नहीं रहती चेंज करने की। आज अगर मैं आपको एक उसका एग्जांपल दूं, से सपोज कोई फंड है 1 लाख करोड़ प्लस फ्लेक्सी कैप में, और उसको अगर 1% कोई एक्सपोजर लेना है कोई कंपनी के अंदर, और तो 1% भी 1000 करोड़ होता है। तो 1% कोई स्मॉल कैप के अंदर, स्मॉल कैप में तो पूरी कंपनी को खरीद ले, कंपनी खरीद ले, तो वो एक उसकी क्षमता कम हो जाती है उसको वो चीज को चेंज करने की। अच्छा। तो उसको एक्सपोजर शायद लार्ज कैप में उसका ज्यादा हो जाएगा या मिड कैप में उसका थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब अब ऐसे में सर निवेशक क्या करे, क्योंकि अभी हम बातें कर रहे हैं तो बातों में से बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। मेरे जैसा निवेशक या फिर जो लोग हमें देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल इन्वेस्टर हैं, मेरे घर के लोग हो गए, इसी तरीके के व्यूअर हमारा शो भी देखते हैं, वो इसको कैसे समझे? मतलब इस हिसाब से तो सर लार्ज कैप ओरिएंटेड ही हो जाएंगे सारे फ्लेक्सी कैप। तो क्या एयूएम के बेसिस पर फंड का सिलेक्शन किसी इन्वेस्टर को करना चाहिए कि हाँ इसका एयूएम छोटा है, साइज छोटा है फंड का, तो इस पे ज्यादा इंडिपेंडेंस है, ज्यादा जगह है खेलने के लिए मार्केट में, और जो बड़े एयूएम वाले फंड है फेमस तो वो है ब्रांड नेम से, लेकिन उनके पास आप जैसा कि कह रहे हो कि ग्राउंड उतना नहीं है स्टॉक पिकिंग के लिए? देखो दिव्या, पहली चीज है ना इसमें क्या आती है, एक कोई भी निवेशक हो
उसको पहले खुद का एक ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। ग्राउंड वर्क में उसका कितना रिस्क है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, प्लस उसका कितना टाइम होराइजन है। पहले ये दो चीज़ तो वो है। बाकी जो फर्स्ट पैरामीटर है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ठीक है। फंड मैनेजर ने पहले कैसे परफॉर्म किया है, चढ़ते हुए मार्केट में, उतरते हुए मार्केट में, तो दोनों टाइम पे कैसे परफॉर्म किया, पहला वो चीज़। दूसरा चीज, उसने फ्लेक्सी कैप में पिछले कुछ सालों में मूवमेंट की है क्या, नहीं की है क्या, वो ऐसे ही बैठा है खाली, ठीक है। ये दो चीज देखनी है। थर्ड, उसका परफॉर्मेंस, जो कंपाउंडिंग परफॉर्मेंस है, वो कैसा रहा है, ये तीन चीज चेक करनी है। और पहली जो उन्होंने खुद की जो असेसमेंट किया है खुद का रिस्क का और खुद के टाइम होराइजन का, उसके हिसाब से सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो मतलब ये 3-4 पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पर सिलेक्शन जो है करना है। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि ये सब मैंने बहुत बार सुना है जब मैं किसी एक्सपर्ट से बात करती हूँ कि फंड मैनेजर का रिकॉर्ड देखना है। अच्छा, अब एक बात अगर मैं समझूं, सपोज मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द नेम, इफ आई चूज एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ठीक है, उनके जो भी फंड मैनेजर है, मैंने उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा, ठीक है, मुझे ट्रस्ट हुआ अपना निवेश करने के लिए, अपना एसआईपी इस पर्टिकुलर फंड में शुरू करने के लिए, बिकॉज फंड मैनेजर इज गुड, मैंने अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दी। अब फंड मैनेजर तो कर तो नौकरी रहा है ना फंड हाउस में, अगर वो कल को अपना फंड हाउस स्विच कर लेते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा ट्रस्ट तो फंड मैनेजर पे था, तो क्या मैं अपना फंड भी स्विच कर लूं? नहीं, देख, इसमें कैसा होता है, फंड मैनेजर, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे कोई भी फंड का, तो कोई भी ना 6-7 साल के ऊपर एक फंड हाउस में या एक फंड किसी ने मैनेज नहीं किया है, एवरेज, ठीक है। किसी ने किया होगा शायद 10 साल 12 साल, बट एवरेज 6-7 साल के ऊपर कोई फंड मैनेज नहीं किया है। अब क्या होता है, एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है पैसा, बट जो फंड हाउस है उसकी जो फिलॉसफी है ना, वो सेम रहती है, ठीक है। कहने का मतलब है, XYZ फंड हाउस से हमेशा एग्रेसिव पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, तो उसके सारे फंड हमेशा एग्रेसिव होते हैं, तो जो फंड हाउस फिलॉसफी है ना, वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। हाँ, तो एक फंड मैनेजर के साथ में फंड मैनेजर फिलॉसफी भी देखना चाहिए आपको, ठीक है। मतलब फंड हाउस और फंड मैनेजर दोनों का ट्रैक जो है हमको रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, क्या मतलब फंड मैनेजर की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो एक्टिव मैनेजमेंट होता है, जिस पर एक एक्टिव फंड में हम लोग ट्रस्ट करते हैं, क्या शुरुआत के कुछ सालों में होता है, उसके बाद फंड ऑटोमेटेड उस पर चलता है कि हाँ आप संभल गया है, अब अपने आप ये चल जाएगा, फिर तब भी स्ट्रैटेजी उतनी एक्टिवली रिक्वायर्ड होती है? नहीं, एक्टिव स्ट्रैटेजी तो हमेशा ही चाहिए, तभी आप उसको आउट परफॉर्म कर पाओगे मार्केट से। अगर आपको पास में एक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है और आप पैसिव मैनेज कर रहे हो, तो कभी ना कभी साइकिल में ऐसा आएगा, वो अंडर परफॉर्म करेगा इंडेक्स से। तो कहने का मतलब ये, अगर आप अपने आप को दिखा रहे हो कि मैं एक्टिव फंड हाउस या फंड हूँ, और आप मैनेज कर रहे हो उसको पैसिव वे में, तो आप इन्वेस्टर को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो चीज। अच्छा, मतलब हमेशा एक एक्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। हाँ, एक्टिव है तो एक्टिव रहना चाहिए, तो फिर इन्वेस्टर क्यों आएगा आपके पास में? ओके। अगर पैसिव है तो फिर मैं इंडेक्स खरीद लेता हूँ, मैं आपकी भी कोई जरूरत ही नहीं है। उस हिसाब से बोल रहा हूँ, एक्टिव है तो एक्टिव रहिए। अच्छा, ठीक है। आगे बात करते हैं सर, फ्लेक्सी कैप जैसी एक और कैटेगरी है मल्टी कैप, ठीक है। मतलब बिल्कुल सेम नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मल्टी कैप की मैं बात करूं, खैर आप उसका स्ट्रक्चर बेहतर समझा पाएंगे। एक बार अगर हम इन दोनों की स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करें, कैसे अलग हैं, सबसे पहले इस पर बात करते हैं, उसके बाद आगे इस पर चर्चा करेंगे। दोनों कैसे अलग काम करते हैं, क्योंकि तीनों स्टॉक्स में, तीनों टाइप ऑफ स्टॉक्स में, कंपनीज में तो दोनों एक्सपोजर ले रहे हैं। बराबर। सो देखो, फ्लेक्सी कैप मैंने आपको समझाया, जैसे इट्स अ फ्लेक्सिबल, आपको लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में फंड मैनेजर अपने नॉलेज और रिसर्च के हिसाब से वो एक्सपोजर कम ज़्यादा करेगा। मल्टी कैप में सेबी ने डिफाइन किया है क्या, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, ये तीनों फिक्स है, ठीक है। और बाकी का जो बचा हुआ 25% है, वो फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन है किधर डालना है, कितना डालना है, ठीक है। तो बाकी जो 3 चीज़ें उसकी फिक्स है, और बाकी का 25% कहीं पे भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है मार्केट में, जैसे अब हम लोग बात भी कर रहे थे कि फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ ज्यादा अपना आजकल बायसनेस रख के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज जैसे कि आपने कहा, अगर बहुत बड़ा फंड हाउस है, बहुत बड़ा फंड है, तो फिर उसके पास स्टॉक पिकिंग के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं हो जाते हैं, तो उसे लार्ज कैप में जाना ही पड़ता है। ऐसे में सर, एज एन इन्वेस्टर मैं क्या फिर मल्टी कैप फंड को चूज करूं? क्योंकि अगर मैंने ये ट्रस्ट करके फ्लेक्सी कैप लिया कि मेरा तीनों कैप्स में अच्छे एक्सपोजर चल रहा होगा,
वो तो हो नहीं रहा है। तो मल्टी कैप में एटलीस्ट एक बाउंडेशन हो जाएगी कि मिड कैप और स्मॉल कैप मुझे मिलेगा ही मिलेगा। दोनों में से बेहतर क्या होगा फिर ऐसी तो सिचुएशन? देखो, किसको अगर रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेने की क्षमता है, ठीक है, फ्लेक्सी कैप से, ठीक है, तो वो मल्टी कैप बेटर रहेगा। रीजन इज बिकॉज उसके अंदर डिफॉल्ट एक्सपोजर मिड एंड स्मॉल कैप का आ जाएगा। फ्लेक्सी कैप में वो डिफॉल्ट एक्सपोजर नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिफॉल्ट एक्सपोजर आया था तो रिस्क थोड़ी ज़्यादा हो गई, उस हिसाब से वो मल्टी कैप ले सकता है। ठीक है, तो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन रिस्क दोनों में प्रोफाइल के से हिसाब से थोड़ा मल्टी कैप ऐड कर सकता है। सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा, आप अभी कैसे देख रहे हैं अभी जो बाजार का मौजूदा माहौल है, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं पूछूं, फ्लेक्सी कैप फंड की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मतलब कहाँ ज्यादा एक्सपोजर होना चाहिए, कैसे फंड मैनेजर्स को एलोकेशन करना चाहिए? सी देखिए, अभी कैसा है, जो आज बाजार चल रहा है, ठीक है, इसमें फंड मैनेजर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करेगा। आने वाली जो सेक्टर्स अच्छे करने वाले हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिफेंस हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स हो गए, सिलेक्टिव कंज्यूमर सेक्टर हो गया, ये सेक्टर्स अच्छे करने वाले हैं। तो ये सेक्टर्स में वो एक्सपोजर लेने की फंड मैनेजर देखेगा। और इसमें मिड, लार्ज और स्मॉल कैप डिपेंडिंग ऑन कैसा मार्केट करने वाला है, वो एक्सपोजर लेगा इस सब सेक्टर्स में। ठीक है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए सर कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वैल्यूएशन के हिसाब से महंगे हो गए हैं, ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन आ रहा है, ऐसे में क्या फंड मैनेजर का कॉल होना चाहिए? इसमें देखो क्या होता है, फंड मैनेजर काम क्या है, पैसे मैनेज करना और कैसे इंडेक्स को बीट करना, उनका पहला काम तो ये है, ठीक है। तो अभी आने वाले समय में अगर लार्ज कैप अच्छा नहीं करने वाले, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, वो मिड एंड स्मॉल कैप में मूव करेगा। और अगर मिड एंड स्मॉल कैप अच्छा नहीं करने वाले तो लार्ज कैप में मूव करेगा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो हाँ, तो पहला उसका जॉब है, मेरे को इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना है। इंडेक्स जो भी उसने बेंचमार्क इंडेक्स रखा है उसको आउट परफॉर्म करना है। ठीक है। तो मैं अपना फंड कैसे देखूं? जैसे मेरे पास जो पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप है, मैं तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर हूँ, तो मैं अपने फ्लेक्सी कैप फंड को उसके बेंचमार्क से कंपेयर करूं रिव्यू के टाइम पे, या फिर उसके जो पीयर फंड्स हैं उसी के जैसे दूसरे एएमसी के जो फंड है उनसे कंपेयर करूं रिटर्न के मामले में? देखिए कैसा होता है, आप खाली रिटर्न देख रहे हो, ठीक है। पहला चीज तो अगर कंपेयर करना है तो आपको बेंचमार्क से करना चाहिए, ठीक है, उसने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसे परफॉर्म किया है, ठीक है। अभी पीयर ग्रुप वाले फंड से कंपेयर आप करने के लिए आपको और डेटा चाहिए, खाली परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। उसने क्या रिस्क लिया है, ओके, और उस रिस्क के सामने क्या रिटर्न आया है। आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपने ए फंड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और ए फंड का परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क से बेटर है, ठीक है, पर बी फंड से बेटर नहीं है, बट बी वाले ने रिस्क ज़्यादा लिया है, हाँ, ठीक है, और आपको वो रिटर्न दिया है। बट आप तो रिस्क जो स्प्रेड है या रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उसमें उसने डेविएट कर दिया है और आपको रिटर्न ज़्यादा दिया है, तो भी आपके लिए ए फंड अच्छा हो गया और बी फंड अच्छा नहीं हुआ। तो हाँ, तो उसके लिए मतलब आपको जो डेटा है ना आपके पास इनकम्प्लीट है, खाली परफॉर्मेंस डेटा नहीं होना चाहिए, क्या रिस्क लेके क्या रिटर्न दिया है वो भी एक डेटा होना चाहिए आपके पास। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं मार्केट में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो रिटर्न के मामले में चाहे टॉप करें ना करें चार्ट को, लेकिन जब बात आती है डाउनसाइड प्रोटेक्शन की, मतलब जब मार्केट गिरता है तो मेरा फंड कितना गिर रहा है, तब वो जो फंड्स होते हैं ठीक ठाक परफॉर्म कर जाते हैं। यानी कि मार्केट चाहे कितना ही करेक्ट हो जाए, मेरा फंड, मेरा पैसा जो है मुझे उतना गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। ये सिचुएशन जो है, इसमें मुझे किस तरीके के फंड को जो है ट्रस्ट करना चाहिए? क्या मतलब जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन एक टर्म है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है निवेशक के तौर पर मेरे लिए? इसमें ना सब चीज़ें ना किस चीज़ में बॉइल डाउन हो जाती है, आपके खुद के बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। आप अगर गिरते हुए टाइम पे अपने आप को नहीं संभाल पाओगे तो आपको ऐसे फंड में डालना चाहिए जो गिरते हुए कम गिरता है, ठीक है। बट अगर आप उस जो बिहेवियर है आपका, ह्यूमन बिहेवियर या इन्वेस्टर बिहेवियर, उस समय का आप मैनेज कर पाते हो अपना और आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, तो आप ऐसे फंड में डालिए जिधर आपको रिटर्न ज़्यादा मिले। बट अगर आप नहीं कर पाते हो वो मैनेज आपका बिहेवियर, आप पैनिक कर जाते हो, आपका इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हो, रिडीम कर देते हो, ये सब आप नहीं करते हो, तो आप ऐसे फंड में डालिए जहाँ पर आपको गिरते हुए समय में कम गिरावट हो। ठीक है, ताकि मुझे मतलब एंग्शियसनेस ना हो, मुझे घबराहट ना हो अपना निवेश देखकर। और अगर सर किसी को सिर्फ एक फंड चूज करना हो, मतलब मान लीजिए कि मेरे पास बहुत ज्यादा मनी है नहीं लगाने के लिए, एलोकेट करने के लिए, मुझे एक फंड चाहिए, एक म्यूचुअल फंड लेना है, उसी में अपनी एसआईपी करनी है या फिर लमसम या फिर हाइब्रिड जो भी
करना है। तो क्या फ्लेक्सी कैप एक आइडियल कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं अगर एक फंड बस रखना हो फ्लेक्सी कैप रखना है? तो इसमें कैसा है दिव्या, अगर आपको एक ही फंड रखना है, ठीक है, और फंड नहीं रखने हैं, तो फ्लेक्सी कैप एक बेस्ट कैटेगरी है, प्रोवाइडेड आपने अपना रिस्क असेसमेंट किया है, आपने अपनी टाइम होराइजन डिसाइड की है, क्या मेरी टाइम होराइजन 5-7 ईयर्स प्लस है, और प्लस मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी इक्विटी में निवेश करने का है, तो फ्लेक्सी कैप एक बेस्ट कैटेगरी होगा, बिकॉज आपको उसमें सब फ्लेवर मिल जाएगा, मिड का, स्मॉल का और लार्ज का है। ये कैसे आपकी एक इंडियन थाली है जो आपको सब कुछ दे दिया, उसके अंदर आपको प्रोटीन मिल गया, कार्ब मिल गया, सब मिल गया आपको अंदर उसके अंदर। अच्छा ठीक है। और अगर कोई नया निवेशक है बिल्कुल, तो क्या उसके लिए फ्लेक्सी कैप इज अ गुड कैटेगरी, और किस तरीके के निवेशकों को अवॉइड करना चाहिए फ्लेक्सी कैप? देखो, पहली चीज़ है ना, एक अगर नया निवेशक है, ठीक है, और उसकी एबिलिटी है 5-7 ईयर्स इन्वेस्ट करने की, प्लस इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिस्क एब्जॉर्ब करने की, तो उसको जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सी कैप में चालू करना चाहिए, ठीक है, चाहे कितनी भी छोटी अमाउंट हो वो उसको चालू करना चाहिए, उसको वेट नहीं करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा आपने? कि कौन से ऐसे निवेशक है, मतलब क्या फ्लेक्सी कैप जो है हर एक पोर्टफोलियो के लिए एक आइडियल फंड है, सब में हो सकता है, या फिर कोई ऐसे भी निवेशक हैं जिन्हें फ्लेक्सी कैप से दूर रहना चाहिए? हाँ, तो जो निवेशक जिनका होराइजन कम समय का है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, ठीक है, उनको दूर रहना चाहिए। होराइजन मतलब अगर किसी को खाली 2-3 साल के हिसाब से डालना है या 3-4 साल के नीचे डालना है, तब नहीं डालना चाहिए। और जिसकी इक्विटी का रिस्क एबिलिटी नहीं है उसको नहीं डालना चाहिए। बाकी हर निवेशक जो 5 साल के ऊपर है उसको फ्लेक्सी कैप डालना चाहिए। अच्छा ठीक है। और अभी सर जो हम मंथली डेटा देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा भी था शुरुआत में, एक मंथली डेटा एमफी का हर महीने रिलीज होता है कि किस कैटेगरी में कितना निवेश आया, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आई निवेशकों की तरफ से। फ्लेक्सी कैप जैसे कि मैंने कहा हमेशा विनर होता है वो उस कैटेगरी का, हमेशा फ्लेक्सी कैप में निवेशकों का सबसे ज्यादा भरोसा होता है, ज्यादा निवेश आया होता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या इन्वेस्टर ठीक कर रहा है, मतलब इतना भरोसा करके फ्लेक्सी कैप पे, या फिर मतलब उतना भी ट्रस्टेबल नहीं है, थोड़ा सा एक बार सोचना चाहिए उसमें जाने से पहले? एक चीज़ है, आज के टाइम पे जो एमफी का डेटा आता है उसमें जो डेटा के हिसाब से फ्लेक्सी कैप में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, आप उसमें डेटा में देखोगे तो जो पैसा मैनेज हो रहा है, ठीक है, चाहे वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर इंस्टीट्यूट से, ठीक है, तो वो किसी के एडवाइस के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो लोग एडवाइस फ्लेक्सी कैप में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो क्या होता है, कम रिस्क है और आपको पूरा एक्सपोजर मिल गया लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप का, इसके लिए फ्लेक्सी कैप में पैसा चेज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब लोग एडवाइजर के ट्रस्ट पे जो है अपना पैसा फ्लेक्सी कैप में लगा रहे हैं। लेकिन तब क्या होगा सर, जैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है, लार्ज कैप स्टॉक की ज्यादा खरीदारी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर्स कर रहे हैं, तब क्या होगा जब निवेशक को रिटर्न दिखना बंद हो जाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली हम कितना भी बात कर लें अलग अलग टर्म्स की, के फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी देखो, ये डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें, तमाम चीजें, लेकिन निवेशक जो है वो तो सिर्फ रिटर्न देखता है। पैसा तो उसने लगा दिया फ्लेक्सी कैप में, अब जब उसे रिटर्न नहीं दिखेगा, क्योंकि लार्ज कैप की कैपेसिटी है ना रिटर्न जनरेट करने की, तब ऐसी सिचुएशन में क्या फिर उसे कौन से, और मतलब सेकंड जब फंड चुने तो फिर कौन सा चुने फ्लेक्सी कैप के अलावा? वापस अगर रिटर्न वाइज देखोगे आप, तो फ्लेक्सी कैप बाकी फंड से थोड़ा कम परफॉर्म करेगा मिड एंड स्मॉल कैप से, बिकॉज उसमें रिस्क थोड़े ज़्यादा है, इसमें रिस्क थोड़ा कम है, बिकॉज थोड़ा लार्ज कैप एक्सपोजर आ गया और प्लस फंड मैनेजर के इसमें स्टे आ गया, क्या किस में ज़्यादा मूव करना है मुझे, लार्ज मिड एंड स्मॉल में, ठीक है। अगर कोई हाई रिस्क इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं स्मॉल कैप का या मिड कैप का, अपार्ट फ्रॉम फ्लेक्सी कैप। ठीक है, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप। अच्छा, सपोज सर मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करी अपनी, मेरे पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ठीक है, अग्रेसिव फंड्स हैं सारे, मेरा टाइम होराइजन भी अच्छा खासा था, 15 साल का था। अब 15 साल पर मेरा गोल आने वाला है, मुझे कब ये करना चाहिए कि सेफर साइड पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? मतलब अगर मेरा इतना एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, मान लीजिए 14 साल तक अच्छा रिटर्न भी जनरेट हो गया, अच्छा कॉर्पस बन गया, लेकिन तब मार्केट एकदम गिर गया, तो मेरे को कब से सेफ्टी की तरफ शिफ्ट होने की जरूरत है? किस तरीके के फंड्स में अपना पैसा धीरे धीरे वापस भेजना शुरू कर देना चाहिए? तो इसमें ना कैसे होता है, इसमें और भी मुझे आपसे जानकारी पूछनी पड़ेगी। जो आपका गोल है 15 साल बाद,
वो किस चीज का है, ये एक साथ पैसे एक साथ चाहिए या धीरे धीरे चाहिए। एक साथ चाहिए, मान लीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिहाज से चाहिए, तो फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से चाहिए आपको, पूरा पैसा तो एक साथ मतलब नहीं मुझे चाहिए। अगर पूरा पैसा चाहिए, मान लो पूरा पैसा पूरा पैसा चाहिए तो जनरली हम हर एक जन को बोलते हैं कि एटलीस्ट 3-4 साल के लिए आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो जब ये 15 साल आपको होने को आए, ठीक है, तो उसके 2-3 साल पहले है ना आप शिफ्ट करना चालू कर दीजिए लिक्विड फंड में। ठीक है, मतलब 13th ईयर पे जो है मैं, डिपेंडिंग ऑन उस वक्त मार्केट सिचुएशन कैसी है, उस वक्त मार्केट नीचे लेवल पे या ऊपर लेवल पे, वो सिचुएशन को देख के आपको डिसाइड करना रहेगा, बट 2-3 साल पहले आपको थोड़ा मूव करना चालू कर देना चाहिए। ठीक है। और अगर अभी मेरे पास इकट्ठा पैसा है निवेश करने के लिए, एक मुश्त राशि है, मतलब लमसम अमाउंट है, तो क्या मैं फ्लेक्सी कैप में लमसम अमाउंट डालूं या एसआईपी ज्यादा उसमें बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी? देखो दोनों चीज के अलग महत्व है, ठीक है। तो एसआईपी आपको कब करना चाहिए, जब आपके पास में रेगुलर इनकम हो और प्लस आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन जाए, ठीक है। तो एसआईपी उसके लिए बेस्ट है, आपके लिए फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन, आपके जो हर महीने आपकी लिक्विडिटी आती है या 2-3 महीने में एक बार आती है, उस चीज़ के लिए एसआईपी बेस्ट है, ठीक है। और लमसम है ना, आपको कब सूट करेगा, जब मार्केट सस्ता है या मार्केट बहुत महंगा है, ठीक है। तो जब मार्केट नीचे में है, सस्ता है, तब आप लमसम डालिए, और जब मार्केट ऊपर है तब आप उसको एक साथ मत डालिए, धीरे धीरे करके डालिए पैसा। ठीक है, मतलब एक हाइब्रिड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी मुझे अपनानी पड़ेगी। हाँ। ठीक है। और टाइम होराइजन कितना रख सकती हूँ मैं फ्लेक्सी कैप में? मिनिमम मैक्सिमम की तो कोई लिमिट मेरे ख्याल से होगी नहीं। मिनिमम 5 to 7 years। 5 to 7 years। इससे कम अगर मेरे पास फ्लेक्सी कैप रहता है तो फिर क्या किसी तरीके का खतरा, रिस्क कैसा रहेगा उसमें? देखो शॉर्ट टर्म अगर आ गया आपका बिलो 5 years या बिलो 4 years, तो वो आपका शॉर्ट टर्म हो गया इक्विटी के लिए, तो बिलो वो होराइजन आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो आप, ऐसा हो सकता है आप शायद नुकसान में पैसा निकाले, ऐसा हो सकता है आप शायद कुछ कमाए नहीं, और ऐसा हो सकता है आप कम कमाए, तो वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। और सर अगर एक पोर्टफोलियो की मैं बात करूं, ज्यादा से ज्यादा कितने फ्लेक्सी कैप फंड उसमें रखे जा सकते हैं? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो आते हैं, मतलब मेरे पास नहीं, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ एडवाइजर, शो में हमारे ऐसे पोर्टफोलियोज आते हैं जहां पर किसी के पास 4 फंड है, चारों स्मॉल कैप है, 5 फंड है, 5 फ्लेक्सी कैप है। मैंने ये एक्चुअल में पोर्टफोलियोज देखे हैं। ये क्या ओवर ट्रस्ट का नतीजा हमें दिखाई दे रहा है कि कैटेगरी पे, मतलब कितना एक कैटेगरी का कितना फंड मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है? तो ठीक है, ठीक है, मैं तो बोलूँगा फ्लेक्सी कैप खाली एक ही रखिए। अच्छा, एक से ज़्यादा रखिए तो चांसेस है आपके फंड के ऊपर स्टॉक का ओवरलैप होना, मतलब आप दोनों फंड 70% एक ही स्टॉक लेके बैठे, तो कहने का मतलब है वो खाली नाम दूसरा हो गया और कैटेगरी एक ही हो गई, वैसा वाला काम हो गया। तो मैं तो आपको बोलूँगा एक ही फंड रखिए, एक से ज़्यादा रखिए मत। मतलब हर एक कैटेगरी का एक फंड है ना? हर एक कैटेगरी का एक फंड, एक खाली जो कैटेगरी है जिधर आपको ओवरलैपिंग होने के चांसेस कम है वो थोड़ा स्मॉल कैप में है, बिकॉज स्मॉल कैप में क्या होता है, फंड मैनेजर का यूनिवर्स रहता है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ओवरलैपिंग का खतरा, ओवरलैपिंग के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग का चांसेस लार्ज कैप में ओवरलैपिंग होती है, बिकॉज फंड मैनेजर के उसमें जो सेबी की रेगुलेशन है उसके हिसाब से वो 100 स्टॉक के बियॉन्ड नहीं जा सकता, तो उसके उसमें बहुत चांस कम हो जाता है। ठीक है। और अगर निवेशक के पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, क्या तब भी उसे फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप जैसी कैटेगरी ऑफ फंड ऐड करने की जरूरत है? पहली चीज उसकी जो पोर्टफोलियो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप, उसने वो डिजाइन किया अपने रिस्क और अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। अगर वो चीज उसके गोल को मीट नहीं कर पा रही या उसके गोल उसके कारण कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तब उसको ये चेंजेस लाने चाहिए, नहीं तो नहीं लाने चाहिए। रीबैलेंस तभी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है। जाते जाते सर एक सवाल मेरा आखिरी रहेगा, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे तो, क्योंकि बात तो हमने बहुत सारी कर ली फ्लेक्सी कैप को समझने के लिए। अगर मेरे को 5 या 10 हज़ार की एसआईपी करनी है तो फिर मेरा आइडियल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? कौन सी कैटेगरीज उसमें होनी चाहिए? कितना परसेंटेज ऑफ मेरा निवेश किस कैटेगरी में होना चाहिए? और मेरा टाइम होराइजन भी 10 साल का है सपोज। हाँ, तो इसमें ना एक सब चीज़ एक ही चीज़ पे बॉइल डाउन हो जाती है। आपका एक तो आपने बता दिया टाइम होराइजन मेरा 10 साल का है, आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी मैं मॉडरेट इन्वेस्टर हूँ, बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना, बहुत कम कंजर्वेटिव भी नहीं हूँ, बीच का है। मॉडरेट इन्वेस्टर है, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप इज द बेस्ट ऑप्शन,
ठीक एक ही है। फंड चूज करिए फ्लेक्सी कैप, आपको और कोई चूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और उसमें आपको सब फ्लेवर मिल गया, मिड, लार्ज एंड स्मॉल कैप का। और उसमें जो चेंजेस करेंगे, जो फंड मैनेजर चेंजेस करेंगे डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन, तो मतलब अगर मेरी 10,000 की सिप करनी है तो सिर्फ एक फंड फ्लेक्सी कैप में मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ ट्रस्ट पूरा कर पूरा? सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सर, आज के लिए आपने टाइम निकाला। फ्लेक्सी कैप पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत इसलिए रहती है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, डेटा के थ्रू तो हमें लोगों का ट्रस्ट बहुत दिखता है उसमें, लेकिन कुछ लूप होल्स तो हर जगह होते हैं ऑब्वियसली, वो थोड़ा समझ कर अगर कोई निवेशक आगे बढ़ेगा तो उसके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।